हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की खोज चैप्टर 4 के हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं। इनके चैप्टर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए कई सारे पार्ट्स में चैप्टर बन रहे हैं। तो देखते हैं। भारत का विदेशी व्यापार ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान, मतलब बिफोर 1000 AD, मतलब बहुत ही 1000 साल पहले, भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाज़ारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। तो इंडिया का जो ट्रेड था ना, वो दुनिया के बहुत सारे देशों में फैला हुआ था और हमारे देश के काफ़ी सारे बिजनेस पर्सन्स, ट्रेडर्स अलग अलग देशों में जाकर के व्यापार करते थे। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उसका प्रभुत्व था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। तो मेडिटेरेनियन सी हो गया, और जो ईस्ट एशिया है ना, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, यहाँ पर तो था ही। बहुत सारे देशों में इंडिया की एक तरह से मोनोपोली थी। इंडिया के चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था अलग अलग देशों में। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता रहा है, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितने चीनी रेशम, जिसका आयात ईसा पूर्वी 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। तो ये कहते हैं कि जो हमारे देश का भारत का कॉटन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा डिमांड में होता था। हमारा सिल्क भी डिमांड में होता था बट उतना नहीं जितना कि चाइना का। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। तो मतलब ऐसे कपड़े जिनका रंग ना उतरे, ऐसे तरीके भी खोज निकाल दिए गए। इसमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। तो उसको नील जो शब्द है उसको इंडिगो क्यों कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि वो इंडिया से वहाँ पर पहुँचा था। ईसवीं सदी की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। भारतीय प्राचीन काल से ही फौलाद को ताव देना जानते थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र थी। मतलब यहाँ पे हमारे देश में आयरन के मतलब बहुत ही अच्छे चीज़ें बनाई जाती हैं। और महरौली का जो आयरन पिलर है ना, मेरे को तो मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ, जिसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था, आज भी इस पर रस्टिंग नहीं हो सकती है। आज हम इस टेक्नोलॉजी को भूल गए हैं, हमें नहीं पता है कि ऐसा आयरन कैसे हो सकता है जिसमें रस्टिंग ना हो, इतनी सदियों के बाद भी। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में, ठीक है, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे हमारे देश में बहुत ही अच्छे लोहे का काम होता था। भारतीयों को और बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी। धातु होता है मेटल। हमारे देश में इंडियंस को बहुत सारे मेटल्स की जानकारी थी और उनका इस्तेमाल भी किया जाता था। औषधियों के लिए धातु के मिश्रण तैयार किए जाते थे। मेडिसिन्स के लिए काफ़ी सारे एलिमेंट्स के जो है मेडिसिन्स, दवाइयाँ बनाई जाती थी। आसव और भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित था। मध्य युग तक प्रयोगों में काफ़ी विकास किया जा चुका था। गर्चे ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी थी। तो देखिए, हमारे देश में काफ़ी कुछ औषधियों से काफ़ी सारी मेडिसिन्स हुआ करती थी। और ये बताते हैं कि जो हार्वे ने बताया था ना कि किस तरीके से बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ये हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से ही लिखा जा चुका था। खगोल शास्त्र जैसे एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह में जो विज्ञानों में प्राचीनतम है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था और फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया गया था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया जो अभी प्रचलित है। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था। खगोल शास्त्र जिस तरीके से हमारी दुनिया की जियोग्राफी है, किस तरीके से प्लैनेट्स मूव करते हैं, ये भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी लोगों को इसके बारे में। ये कहना कठिन है उस समय तक यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी, मतलब इंस्ट्रूमेंट कितने आगे बढ़े थे, ये कहना तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जहाज़ बनाने का उद्योग खूब चलता था। जहाज बहुत लोग बनाया करते थे। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है उस समय भारतीय औजारों के निर्माण और उनके प्रयोग में रसायन शास्त्र एवं धातु शास्त्र संबंधी जानकारी भी किसी देश से पीछे नहीं थी। तो हमारे देश में जो केमिस्ट्री की और मेटलर्जी, जिससे मेटल्स बनाई जाती हैं, इसकी नॉलेज भी किसी और देश से हमारे देश में कम नहीं थी। इसी कारण सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को अपने वश में रख सका। मतलब हमारे देश में का जो मेटल होता था वो बहुत अच्छा होता था, इसलिए पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी।
प्राचीन भारत में गणित शास्त्र मतलब मैथमेटिक्स, यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में पड़ी है। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारी के सारे स्टार्ट इंडिया में हुए हैं। गिनती के चौखुटे को इस्तेमाल करने के फूहड़ पद्धति रोमन और इसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी। तो मतलब पहले जो रोमन काउंटिंग का सिस्टम था वो बहुत ही टिपिकल होता है, बहुत मुश्किल होता है उससे मैथ्स को आगे बढ़ाना। जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। तो हमारे देश में ही नंबर सिस्टम जो है इन्वेंट हुआ है 0 से लेकर के 9 तक, और उससे ही बाकी सारे नंबर अब बना लिए जाते हैं। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। हमारे जो लेटर्स थे ना, जैसे कि ये हो गया 0 1 2 3 है ना, तो ये बहुत बढ़िया थे और काफ़ी अच्छे से इनका इस्तेमाल किया जाता था। भारत में ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, अंक गणित हो गया, बीज गणित हो गया का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। कई सदियों से मैथमेटिक्स का यूज़ हमारे देश में हो रहा था। शायद आरंभ में वेदियों पर आकृति बनाने के लिए एक तरह की ज्योमेट्री बीज गणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कार में ज्यामितिक आकृतियां अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं हमारे देश में। जैसे कि आप स्वास्तिक का सिंबल देखिए ना, कितना ज्योमेट्रिक है ये सिंबल, है ना। तो कुछ गड़बड़ बना दी ना शायद मैंने, ऐसे होता है, हाँ ऐसे करके कुछ होता है। हाँ, तो ये कितना ज्योमेट्रिक सिंबल है, इक्वल लाइन्स होनी चाहिए। और हमारे जो हिंदू संस्कार है, जब आप पूजा वगैरह शायद आपने कभी कुछ करते हुए देखे होंगे, तो यहाँ पे कहीं चांद बनाते हैं, कहीं पर सूरज बनाया जाता है, कहीं पर कुछ अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाई जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ज्योमेट्रिकल शेप्स की हमारे देश में। भारत में ज्योमेट्री का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और संकीदियों सिकंदरिये आगे बढ़ गए। तो मतलब ज्योमेट्री हमारे देश में स्टार्ट हुई, बट यूरोप के देश उसमें हमसे ज़्यादा आगे बढ़ गए। अंक गणित और बीज गणित में भारत आगे बना रहा। जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता है, वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था, मतलब ऐसे बिंदी की कुछ भी नहीं है। बाद में उसने एक छोटे वृत्त का मतलब सर्कल का रूप धारण कर लिया। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाने लगा, मतलब एक वैल्यू समझा जाने लगा उसे। शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंक गणित और बीज गणित में तेजी से विकास करने की दशा में कपाट खुल गए। तो जो 0 1 2 3 जब नंबर जो है बन गए, उसके बाद जो हमारा ज्योमेट्री और एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब को काफ़ी ज़्यादा इनका डेवलपमेंट हुआ। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिसका जन्म 427 ईस्वी में हुआ। भारतीय गणित शास्त्र में अलग महत्वपूर्ण नाम भास्कर का और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति करी। तो काफ़ी सारे हमें यहाँ पर नाम बताए गए हैं, जैसे कि आर्यभट्ट हो गए और भास्कर हो गए, भास्कराचार्य है ना, ब्रह्मपुत्र हो गए। तो इन्होंने मैथमेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर के गए हमारे देश में। इसके बाद अंक गणित और बीज गणित पर लिखने वाले गणितियों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिसका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ। उसने खगोल शास्त्र, बीज गणित, अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। अंक गणित पर उसकी किताब है लीलावती। तो जो लीलावती है ना, इसको ही ट्रांसलेट किया गया था। लीलावती जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, गोकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। मानते हैं कि शायद उनकी बेटी अपनी बेटी के नाम पे रख दिया हो। लीलावती भास्कर, है ना। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों को समझ में आ जाए इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। बच्चों को भी समझ में आ जाए, इतनी ईजी ये किताब है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। 8वीं शताब्दी में खलीफा अलमसूर के राज्यकाल में कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र, गणित की पुस्तकें थीं। उनमें अरबी जगत में गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। तो अरब में जिस तरीके से नंबर सिस्टम इंडिया में था, वहाँ पर भी फेमस हो गया और वहाँ पे मैथ्स और ज्योमेट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी ये सब गया। बगदाद उस समय विद्याधन का बड़ा केंद्र था। आजकल तो टेररिज्म का केंद्र बन गया है बगदाद, और उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यूनानी और यहूदी विद्वान वहाँ एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति यहाँ पर ज्योमेट्री है, और साइंस, विज्ञान में ले गए थे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नॉलेज का
सही सब चलता था। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया। तो अरबिक लैंग्वेज में जो है गणित जो था इंडिया का, उसको ट्रांसलेट कर दिया गया। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोप के देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इस नए अंकों का विरोध हुआ और इससे आमतौर पर प्रचलन में लगभग कई सौ वर्ष लग गए। तो लोगों ने इसका मतलब यूरोप में अपोज भी किया और कई सौ वर्ष लग गए, कई सौ साल लग गए इसको नॉर्मल प्रोग्रेस में आने में वहाँ पर यूरोप में। इसका सबसे पहले प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है 1134 ईसी में सिसिली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका प्रयोग 1490 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। विकास और ह्रास। विकास होता है डेवलपमेंट, ह्रास होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाना, नीचे जाना। ईस्वी सन के पहले हज़ारों वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। तो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा राजे महाराजे एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो काफ़ी अप एंड डाउन हमारे देश में चला। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनाता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा। फिर भी मतलब सब कुछ सही चलता रहा। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से इसका संपर्क बढ़ता रहा और इस सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था पूरी दुनिया में। हमारे जो संस्कृति है, हमारे विचार वो फैल रहे थे। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। तो इंडिया के लोग वहाँ गए तो इंडिया के कल्चर भी वहाँ पहुँचा अलग अलग देशों में। इन हज़ारों वर्षों के बीच एक समय में यानी चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। तो 4th से लेकर के 6th सेंचुरी के टाइम जो होता है ना, उसमें गुप्त साम्राज्य, गुप्ता पीरियड, गुप्ता जो रूलर्स थे वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हुए, बहुत बड़े एरिया पे उन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा था। यह भारत का स्वर्णिम युग कहलाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास, आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। मतलब इस समय का जो लिटरेचर था ना, वो बहुत ही गजब का है गुप्ता काल का। स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होते हैं। मतलब जब ये गोल्डन पीरियड खत्म होने वाला था, इससे पहले ही हमें सब कुछ टूटता हुआ, बिखरता हुआ सा दिखाई भी पड़ता है। उत्तर पश्चिम से गोरे हूणों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं। तो हुन्स जो हैं वो बार बार आ रहे थे हमारे देश में और बार बार हमारे देश के राजा उनको बाहर भी निकाल दे रहे थे। परंतु किंतु क्या हुआ कि धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राज सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। तो आधी शताब्दी तक जो है वो आ जाते हैं हुन्स जो है हमारे देश में, और कई जगह वो राज भी करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासन यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हूणों को निकाल बाहर करता है। फिर गुप्तास जो हैं एक जो यशोवर्मन के साथ मिलकर के इनको हूणों को देश से बाहर निकालते हैं। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल कर दिया। हूणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हूणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न है। तो देखिए हुन्स जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे, बहुत ही ख़राब व्यवहार करते थे। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स हमारे देश में लोगों ने पहले कभी देखे ही नहीं थे। इतना बुरा व्यवहार हमारे देश में कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने ये सब किया था। हुन्स आप उसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री में, हंस हुण बोलते हैं हमें हिंदी में। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, आज जो उज्जैन है, जो गुप्त शासकों की राजधानी थी, उज्जैन गुप्ता रूलर्स की कैपिटल थी, फिर से कला संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनी। फिर से 17th सेंचुरी में फिर से उज्जैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमज़ोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत के छोटे राज्य को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। तो ये जो मिहिर भोज है, ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण हुआ, जिससे प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की और
व्याकरण और कोशागार था। तो इसमें एक वो राजा भोज जो है ना वो इसी रीजन के थे और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर थे वो। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में भी थी और उसने इमारतों का निर्माण करवाया और कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। तो बोलते ना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब राजा भोज बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे और वो राइटर थे, वो कवि थे, मतलब काफ़ी कुछ वो करा करते थे, तो बहुत ही इज्जत से उनका नाम लिया जाता है। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना उत्तर भारत को जल्दी प्रभावित किया। तो ये सब कुछ अच्छा अच्छा तो चल रहा था, बट हमारे देश में एक ऐसी भी चीज़ थी जो हम लोगों को एक तरह से बहुत ज़्यादा वीक बनाती है। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। जो क्या था, नॉर्थ इंडिया में इतने बदलाव क्यों आए? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बाहर से अटैक्स बहुत ज़्यादा होते थे एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। तो काफ़ी सारे लोग दक्षिण में जाकर बस गए क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिलता। तो जो क्रिएटिव लोग थे जैसे राइटर्स, म्यूजिशियंस, वो नॉर्थ इंडिया छोड़ करके साउथ इंडिया की तरफ जाने लगे क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा हमले बढ़ गए थे, जीवन स्थिर नहीं रहा था। गर्चे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था और वहाँ कई सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे कई केंद्र। तो मतलब छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, फिर भी हमारा कल्चर, हमारी फिलॉसफी वो आगे बढ़ती रही। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। बनारस जो था वो रिलीजियस और जो फिलोसॉफिकल थॉट्स थे ना उसका सेंटर माना जाता था। लंबे समय तक कश्मीर में बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। कश्मीर जो है वहाँ पे संस्कृत की काफ़ी अच्छी नॉलेज रही, मेनली तक्षशिला वाले रीजन में, है ना। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे, इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। नालंदा तक्षशिला के विद्वान बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी उनकी। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत के विद्यार्थी आते थे नालंदा में, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा, बहुत अलग अलग देशों से हमारे देश में लोग पढ़ने आते थे। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला, वास्तुशिल्प के विभाग थे, वैदक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था, पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया। तो जैसे कि आज अलग अलग टाइप के एजुकेशन सिस्टम हमें मिलते हैं ना, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, है ना, ये सारा का सारा उस ज़माने में भी अवेलेबल था। इसके अलावा भारत में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। ज्यों ज्यों सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती है, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसे लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही। तो दक्षिण में जो है वो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक सही बनी रही थी, पर ऐसा लगता है जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उसकी धड़कनें मंद होने लगी हो। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय से थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगा और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा, योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। तो क्या होता है, 8वीं शताब्दी आते आते क्या नॉर्थ इंडिया में तो पूरी तरीके से बर्बादी सी आ गई थी। साउथ इंडिया में भी ऐसा लगता था कि दिल तो धड़क रहा है पर धड़कनें उसकी धीमी पड़ गई हैं। 8th सेंचुरी के बाद शंकराचार्य के बाद और कोई फिलोसोफर आगे हमें देखने को नहीं मिला। साहित्य में भवभूति 8वीं शताब्दी आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय का है 12वीं शताब्दी। कला में एवी हैवल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। 7 से लेकर के 14th सेंचुरी हमारी जो आर्ट एंड कल्चर था वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा था। यही समय यूरोप में गॉथिक कला के जो गॉथिक इस तरीके के वो ये बनाए जाते हैं ना, गॉथिक आर्किटेक्चर होता है। गॉथिक कला के चरम का विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास
स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। तो आर्ट में भी दक्षिण के नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ में ज़्यादा अच्छे से आर्ट कल्चर बना। उपनिवेशों के बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया, लेकिन दक्षिण में चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। तो साउथ में जो है, साउथ इंडिया में चोलास जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे जब तक जो श्री विजय हैं इन्होंने चोलास को हरा नहीं दिया। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता रहा। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में दक्षिण पहुंच गया। मतलब हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, हमारे देश का विकास धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम पड़ने लगा था। पहले नॉर्थ इंडिया में कम पड़ा, फिर साउथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हमारे देश का, मतलब एक तरह से डाउनग्रेड जा रहा था, नीचे गिर रहा था हमारे देश के लोगों के जीवन का स्तर। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध का क्या कारण है? राधाकृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से होता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास होना शुरू हुआ हो। तो ये कहते हैं कि कुछ राइटर्स जैसे कि राधाकृष्णन कहते हैं कि हमारे देश की, क्योंकि हमें गुलाम बना लिया गया था, तो हमारी संस्कृति कैसे आगे बढ़ पाती है, उसको तो नीचे ही गिर रही थी। पर नेहरू जी कहते हैं कि हमें गुलाम ही इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारी संस्कृति नीचे जाने लगी थी। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो वह भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध शैली में उससे आगे हो। भीतरी ह्रास भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। तो देखिए, इसमें यही बताया गया है कि हर सभ्यता, कोई भी देश हो, वो कभी डेवलप करता है तो वो कभी नीचे जाता है, पर ज़्यादातर भारत इससे बचकर ही बाहर निकल के आया था। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। तो जिस तरीके से रोमन एम्पायर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, ऐसे बहुत सारे देशों में होता ही है। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत ना उस समय हुआ ना बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। मतलब हमारे देश की सभ्यता पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, बट हमारा पतन ज़रूर होता रहा और फिर उसके बाद हम फिर से उठते रहे। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था किसी में इतनी कट्टरपंथा दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कि हमारे देश की जाति प्रथा हुई ना, उसकी वजह से भी हमारा काफ़ी ज़्यादा पतन हुआ, क्योंकि इतने कट्टर हो गए हम कि एक जाति के लोग दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते। तो हमारे पतन का कारण वहीं से शुरू हो गया था, इस कट्टरपन से। अगले 500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फलते फूलते और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उसकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। मतलब हम लोगों ने मिलना जुलना आपस में बंद कर दिया, मिलनसार नहीं रहे, तो हमारी जो क्रिएटिविटी थी ना, वो भी ख़त्म होने लगी। जीवन निश्चित चौखटों में बट गया, जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें अपने से ऊंची जाति के अधीन रहना सिखाया गया। तो मतलब वही जाति व्यवस्था कि ब्राह्मण पढ़ेंगे और देश की रक्षा सिर्फ क्षत्रिय करेंगे और बाकी जो शूद्र हैं वो कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ों ने हमारे देश को बहुत बर्बाद किया। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी है, उसके गुटों की शक्ति दी और एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इससे दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। तो जाति व्यवस्था से थोड़ा बहुत तो मतलब हम लोगों ने डेवलपमेंट भी किया, पर ज़्यादातर हमारा क्या हुआ, नुकसान ही हुआ।
पुश्तैनी धंधे बन गए, मतलब वही काम करता जाए चाहे बेटे को उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों में क्रिएटिविटी नहीं आ पाई, इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ। विचार में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में हम लोगों ने मतलब बाहर से कॉन्टैक्ट ही तोड़ दिया। साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के साथ सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगीं और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। मतलब इकोनॉमी सुकड़ने लगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, जाति प्रथा, मतलब ब्राह्मण ही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा, क्षत्रिय ही लड़ाई करेंगे चाहे वो कितने ही वीक हो, शूद्र चाहे वो कितना टैलेंटेड हो वो कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं कर सकता, ब्राह्मण व्यापार को, बिजनेस को बहुत नीची नज़र से देखने लगा। तो ये सब चीज़ों से हमारे देश की बर्बादी काफ़ी ज़्यादा हुई। इन सब चीज़ों के बावजूद भी जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। इसलिए वह बचा रहा, नए संपर्कों, विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। तो प्रगति यानी कि प्रोग्रेस तो चलती रही, बट फिर भी हम देखते हैं वो प्रोग्रेस शायद उतनी अच्छी तरीके से नहीं चली जितनी तरीके से पहले चली थी। और जब तक हम अपनी विचार की रूढ़ियों में बंधे रहेंगे ना, तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यही हमें इस चैप्टर में बताई गई। अब चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।